औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ रिगार्डिंग क्रिटिकल केयर नर्सिंग। तो ये जो पहला यूनिट है इसको तकरीबन 8 छोटे छोटे लेक्चर्स में जो है ना वो डिवाइड किया गया है। और पहला जो लेक्चर है वो बेसिकली कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन है इन क्रिटिकल नर्सिंग। कि क्रिटिकल नर्सिंग है क्या, इसका फाउंडेशन ये कहाँ से इसकी बुनियाद रखी गई, ये कॉन्सेप्ट है क्या, जो कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन है। तो अच्छा जी, तो कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन ये तो वैसे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी स्लाइड्स हैं। लेकिन जो मुश्किल वर्ड्स आते हैं इसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। बाकी सारी चीज़ें जो है ना वो अंडरस्टूड हैं। जहाँ पर डिफिकल्ट वर्ड हैं या कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है वो समझ में नहीं आ रहा तो उसको मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा। तो ये कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन इन क्रिटिकल केयर नर्सिंग। क्रिटिकल केयर क्या है? द केयर ऑफ पेशेंट हु आर एक्सट्रीमली ill and whose clinical condition is unstable or potentially unstable। बेसिकली जो क्रिटिकल केयर होता है ना, चाहे वो इमरजेंसी में पेशेंट होते हैं, आईसीयू में होते हैं, सीसीयू में होते हैं, वो दूसरे पेशेंट के मुकाबले में ज्यादा इल होते हैं, यानी वो क्रिटिकल होते हैं, उनकी कंडीशन इतनी स्टेबल नहीं होती। Definition of a critically ill patient क्या है कि critically ill patient are defined as those patients who are at high risk for actual or potential life threatening health problems। अब life threatening का मतलब ये है कि उनको अगर प्रॉपर ध्यान ना दिया जाए तो किसी वक्त उनकी हालत जो है ना वो बिगड़ सकती है। The more critically ill the patient is, the more likely he or she is to be highly vulnerable, unstable, and complex, thereby requiring intense and vigilant nursing care। अब क्रिटिकली इल पे जितना ज्यादा पेशेंट क्रिटिकली इल होगा तो उतना ज्यादा जो है ना उसको नर्सिंग केयर की जरूरत होगी। इसलिए कि अगर पेशेंट जो है ना वो बेड पे पड़ा हुआ है तो उसके गिरने का खतरा हो सकता है, उसके वाइटल साइंस में फ्लक्चुएशन आ सकती हैं, एंड देयर कुड बी मेनी मेनी प्रॉब्लम्स विद दैट पेशेंट। तो लिहाजा इसको बड़े ध्यान से जो है ना नर्सिंग केयर की जरूरत होती है। Critical care nursing care, it is the field of nursing with a focus on the care of the critically ill or unstable patient. Critical care nurses can be found working in a wide variety of environments and specialties such as emergency department, intensive care unit, कोरोनरी केयर यूनिट्स इसमें भी आ सकते हैं। तो जितने भी क्रिटिकल केयर्स हैं, क्रिटिकल जो पेशेंट होते हैं वह तो ये इमरजेंसी में आते हैं या इनको फिर शिफ्ट किया जाता है आईसीयू में, और अगर कार्डियक पेशेंट है तो उनको सीसीयू में शिफ्ट किया जाता है। क्रिटिकल का मतलब है क्रोशियल, क्राइसिस, इमरजेंसी, सीरियस पेशेंट्स जो होते हैं रिक्वायरिंग इमीडिएट एक्शन, तारफ एंड कांस्टेंट ऑब्जर्वेशन और टोटल डिपेंडेंट होते हैं। ये डिक्शनरी के मुताबिक जो क्रिटिकल की डेफिनेशन है वो ये टर्म्स जो है ना वो इसके लिए यूज करते हैं कि इस क्रिटिकल का मतलब क्रोशियल भी है, क्राइसिस भी है, इमरजेंसी भी है, सीरियस भी है, रिक्वायरिंग इमीडिएट एक्शन है, तारफ एंड कांस्टेंट ऑब्जर्वेशन है। तारफ मतलब कि इनफ एंड कांस्टेंट के बार बार आप इसको ऑब्जर्व करें, और टोटली आज जो नर्सेस पे ना वो डिपेंडेंट हो। Critical care nursing, the care of seriously ill clients from point of injury or illness until discharge from intensive care। यानी जब मरीज आईसीयू में आता है तो इस पूरे कोर्स ऑफ ऑफ डिजीज जो है, जब तक उनके वाइटल साइंस जो है वो स्टेबल नहीं होता, कंडीशन स्टेबल नहीं होती, और जब तक वो आईसीयू से डिस्चार्ज नहीं होता, यानी जो जनरल वार्ड है उस वक्त तक नहीं आता, तो यहाँ पर जितने भी नर्सिंग केयर होते हैं उसको क्रिटिकल केयर नर्सिंग कहते हैं। डील विद ह्यूमन रिस्पॉन्सेज टू लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम्स, ट्रामा और मेजर सर्जरी। ये अनदर जो है ना वो क्रिटिकल केयर नर्सिंग की जो है ना वो डेफिनेशन है। Comprehensive, another definition के comprehensive specialized in individualized nursing care services which are rendered to patient with a life-threatening condition and their families। ये मजीद जो है ना फर्दर एक comprehensive definition है। तो यानी ये एक स्पेशलाइज और इंडिविजुअलाइज नर्सिंग सर्विसेज। इंडिविजुअलाइज का मतलब ये है कि जनरल वार्ड में एक नर्स को
10, 12 या 15 पेशेंट जो है वो असाइन किए जाते हैं, लेकिन आईसीयू में सिर्फ और सिर्फ एक पेशेंट जो है जो क्रिटिकल इल होता है उनको असाइन किया जाता है, और ये नर्सेज जो है उनके केयर करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिटिकल केयर नर्सिंग। Critical care nursing care for clients who are very ill, provide direct one-to-one care, responsible for making life and death decision at high risk of injury or illness from possible exposure to infections, and communication skill is of optimal importance. ये critical care nurse होता है। कौन सा है कि वो क्रिटिकली जो इल पेशेंट है उनके केयर करें, वन टू वन, डायरेक्ट वन टू वन केयर है, मतलब कोई 3-4 पेशेंट आपको असाइन नहीं किए जाते, सिर्फ एक पेशेंट, रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग लाइफ एंड डेथ डिसीजन। क्योंकि पेशेंट जो है ना वो बड़े सीरियस होते हैं, तो उनके लिए लाइफ और डेथ डिसीजन के लिए उनका रिस्पॉन्सिबल है कि अगर उनको कुछ भी हो जाता है तो रिस्पॉन्सिबल इज नर्स एट हाई रिस्क ऑफ इंजरी और इलनेस फ्रॉम पॉसिबल एक्सपोजर टू इन्फेक्शन, और यू मस्ट हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हों एज अ नर्स। इंटेंसिव केयर यूनिट्स आईसीयू इज अ प्लेस वेयर स्किल्ड नर्सेज, डॉक्टर, टेक्नोलॉजिस्ट, रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट एंड अदर कॉम्पिटेंटली केयर फॉर द सिकेस्ट क्लाइंट्स इन द हॉस्पिटल। ये सिर्फ एक नर्स की जिम्मेदारी नहीं होती, बल्कि आईसीयू में एक कोलैबोरेटिव और टीम वर्क होता है, एंड नर्स इज वन ऑफ द मेंबर ऑफ दैट टीम। तो इसमें टेक्नोलॉजिस्ट भी हैं, रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, हाँ, सारे जितने मिल के आईसीयू में काम होते हैं वो कोलैबोरेटिवली वर्क करते हैं ताकि उस पेशेंट की जान को बचा सके। इंटेंसिव केयर नर्सेज आर आल्सो रिक्वायर्ड टू बी कंफर्टेबल विद अ वाइड वेराइटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इट्स यूजेस इन द क्रिटिकल केयर सेटिंग। अब जब आप एज अ नर्स आईसीयू में काम करते हैं तो आपको वहां के जितने भी टेक्नोलॉजी हैं, चाहे वो वेंटिलेटर है या दूसरी मशीनें यूज होती हैं फॉर केयरिंग एंड ट्रीटिंग द पेशेंट, उसका नॉलेज जो है ना वो आपको होना चाहिए। History of a critical care nursing. The first intensive care units emerged in 1950s to provide care to very ill patient who need one-to-one care from a nurse. यानी इसका स्टार्ट जो है आईसीयू का वो 1950 से हुआ था। Reasons for admission to the intensive care unit. अब हर मरीज आईसीयू में नहीं आ सकते, ऐसे मरीजों के लिए कोई क्राइटेरिया होना चाहिए जो आईसीयू में एडमिशन के काबिल हो। तो ये वो क्राइटेरिया हैं जिसके बुनियाद पर मरीज जो है ना वो आईसीयू में शिफ्ट किए जाते हैं। रिस्पायरेटरी डिफिकल्टी हो, सांस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो और वो जनरल वार्ड में उसको वेंटिलेटर की जरूरत हो, सर्कुलेटरी प्रॉब्लम्स हो, हेमोडायनामिकली अनस्टेबल हो, या बहुत ज्यादा प्रोफ्यूज ब्लीडिंग हो, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा जो है ना वो गिर रहा हो और उसको कंटिन्यूस मॉनिटरिंग की जरूरत हो, न्यूरोलॉजिकल चेंजेस हो, जैसे स्ट्रोक के पेशेंट होते हैं, सो ऑन, लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन और रिस्क ऑफ इन्फेक्शन है कि उसको लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन इतना है कि सेप्सिस बने हुए हैं और आम जनरल वार्ड में ट्रीट नहीं किया जा सकता, तो उनको आईसीयू में शिफ्ट किया जाता है। मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स है बहुत ज्यादा, अगर मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम है और वो स्टेबल पेशेंट नहीं है तो आईसीयू में शिफ्ट किया जाता है, या मेजर सर्जरीज हुई हैं तो वो भी आईसीयू में शिफ्ट किया जाता है। यानी ये क्राइटेरिया है कि उनको आईसीयू में एडमिट किया जा सकता है। रिस्पायरेटरी डिफिकल्टीज, फॉर एग्जांपल नमोनिया है, लंग का इन्फेक्शन है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, हाँ, कोई क्लाट है या कोई एयर एम्बुलाई है जो वहां पर स्टक है लंग्स में, और वहां पर उसने जो है ना वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस को जो है ना वो रोका हुआ है, तो उसमें भी और सांस में बहुत ज्यादा तकलीफ है। ड्रग ओवरडोज है, बहुत ज्यादा ड्रग जो है ना ओवरडोज है, जैसे सेडेटिव ड्रग्स और उन्होंने लिया है, वो अनकॉन्शियस है, तो ही आर शी विल बी शिफ्टेड टू द आईसीयू। रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस है, डिवाइस यूज, ये वेंटिलेटर्स या रिस्पायरेटर उनके लिए जो है वो यूज किए जाते हैं आईसीयू में। सर्कुलेटरी प्रॉब्लम्स जो है हेमोडायनामिकली अनस्टेबल है, हाइपरटेंशन है, लो ब्लड प्रेशर, मायोकार्डियल इंफार्क्शन है, bleeding from internal external wound require sophisticated monitoring of cardiac output and pressure within the heart, तो ये भी सर्कुलेटरी प्रॉब्लम्स में ये वाले आते हैं। इस तरह न्यूरोलॉजिकल चेंजेस में लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस और चेंजेस इन मेंटल स्टेटस, स्ट्रोक का पेशेंट जो होता है वो अनकॉन्शियस हो सकता है, या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, ब्रेन जो है ना वो इंजरी है तो उसमें भी हो सकता है, हेड इंजरी है, ब्रेन सर्जरी है, स्ट्रोक है, स्पाइनल कार्ड इंजरी, जैसे मैंने नाम इसके लिए, तो ये जो है ना ये भी आईसीयू में जो है ना वो एडमिट किए जाते हैं।
यानी रीजंस है। लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन और रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, बर्न वुंड और सेप्सिस है, कोई जुला हुआ है, गैस का सिलेंडर फटा है, एंड सो ऑन, रिक्वायर वेरी इंटेंसिव केयर फॉर मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन एंड फ्लूइड मैनेजमेंट। अच्छा जी, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम में एबनॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट्स फ्रॉम डायबिटीज मेलाइटस है, रीनल फेलियर है, या एसिड बेस इम्बैलेंस है, तो ये सारे जो है ना मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स में आते हैं। ये इस किस्म के प्रॉब्लम के साथ अगर है तो उनको भी आईसीयू में एडमिट किया जाता है। सर्जरीज हैं, ओपन हार्ट सर्जरी है, थोरेसिक सर्जरी है, ब्रेन सर्जरी है, एक्सटेंसिव एबनॉर्मल सर्जरी और ऑर्थोपेडिक सर्जरी है, जिनको आम वार्ड में फिर नहीं रखा जा सकता बल्कि आईसीयू में शिफ्ट किया जाता है, और बहुत ज्यादा मेटिकुलस और तारफ केयर की जरूरत होती है। नीड्स ऑफ क्रिटिकली इल क्लाइंट एंड फैमिली, नीड्स क्या है, इनके फिजिकल नीड्स हैं। फिजिकल नीड्स में अगर कोई फ्रैक्चर है, इंजरी है, कोई इमोशनल है, इमोशनली भी वो अनस्टेबल हो सकता है, साइकोलॉजिकली है, साइकोलॉजिकल कोई साइन सिम्टम है, सोशल है, सोशल आइसोलेशन है, लोग उनसे नहीं मिल सकते, तो ये नीड्स है कि एज अ नर्स यू हैव टू गिव फिजिकल केयर, इमोशनल केयर, साइकोलॉजिकल केयर, सोशल केयर। अब सोशल में ये है कि उनसे फैमिली मेंबर की मुलाकात हो जाए, वो आइसोलेशन फील ना करें। इस तरह इन्वायरमेंटल है, तो इन्वायरमेंट में उनका नॉइज नहीं होना चाहिए, क्लीन इन्वायरमेंट होना चाहिए, जो भी सूटेबल इन्वायरमेंट है मरीज के लिए वो प्रोवाइड करना चाहिए, उनके नीड्स हैं। प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं, पेन हो सकता है मरीज को, इमोबिलिटी के प्रॉब्लम हो सकता है, डिसोरिएंटेशन हो सकता है, स्लीप डिप्रिवेशन हो सकता है, पावरलेसनेस हो सकता है, होपलेसनेस हो सकता है, डिलीरियम हो सकता है, जैसे आईसीयू साइकोसिस है। तो ये जो है ना वो पेशेंट प्रॉब्लम्स होते हैं पेशेंट के। फीलिंग्स, अगर वो आइसोलेटेड फील करें, एंजाइटी है उनको, या डिप्रेस्ड है, फेयर अबाउट देयर ट्रीटमेंट, कि वो अपने इलाज के बारे में जो है ना वो खौफजदा है, या अननोन भी हो सकता है, जब तक आप इनको एक्सप्लोर ना करें तो अननोन भी हो सकता है। स्ट्रेस प्रोड्यूसिंग थिंग्स, अनयूजुअल मशीन, जैसे वेंटिलेटर या कोई और मशीन है, उन्होंने पहली दफा देखा हो तो अनयूजुअल मशीन है। लाउड नॉइजेस होते हैं, लाउड नॉइजेस कुड बी ऑफ मशीन, कुड बी ऑफ स्टाफ और एनी बडी एल्स जो कि नॉइज प्रोड्यूस करते हैं। इक्विपमेंट अलार्म्स भी हो सकता है। कांस्टेंट लाइट, यानी पूरी रात 24 घंटे आपने लाइट ऑन की हुई होती है, तो ये भी स्ट्रेस प्रोड्यूसिंग है। कांस्टेंट अटेंशन, अगर बार बार आप किसी मरीज के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं आप कैसे हैं, आप कैसे नहीं है, और वो सोया हुआ है फिर भी आप उनको जगाते हैं, तो कांस्टेंट अटेंशन अगर आप दे देते हैं तो ये भी स्ट्रेस प्रोड्यूसिंग है। स्टाफ कन्वर्जेशन, स्टाफ आपस में बातें कर रहे हैं और मरीज आईसीयू में पड़े होते हैं, तो इसकी वजह से वो स्ट्रेस उनमें प्रोड्यूस हो सकता है। फिजिकल रिस्ट्रेन है, अगर कोई साइकोलॉजिकली इल है, आपने उनको हाथों से या पाँव से बांधा हुआ है, तो ये भी स्ट्रेस प्रोड्यूसिंग है। लेक ऑफ प्राइवेसी है, अगर कर्टन नहीं है वार्ड में या आईसीयू में, प्रॉपर कर्टन नहीं है और वो दूसरे मरीजों के स्टाफ को दिखाई देता है, तो ये भी स्ट्रेस है। इनएडिक्वेट कंट्रोल ऑफ पेन एंड एंजाइटी, अगर उसके एंजाइटी और पेन जो है वो एडिक्वेटली कंट्रोल नहीं होता, मतलब उसको जितना डोज चाहिए पेन के लिए या किसी और वजह से जो ना उसके पेन अग्रेवेट हो रहा हो, उसको आप कम ना करें और प्रॉपर एडिक्वेट कंट्रोल ना करें, तो ये भी स्ट्रेस प्रोड्यूसिंग है। सेपरेशन फ्रॉम सिग्निफिकेंट अदर्स, अगर फैमिली मेंबर को आप अलाउ ना करें जो उनसे बार बार मिले ताकि उनको तसल्ली हो, तो ये भी स्ट्रेस प्रोड्यूस करता है, उनको मिलना चाहिए अपने फैमिली मेंबर से। अल्टरेशन इन स्लीप, impair immunity and healing, increase in oxygen consumption, ये जो है ना वो स्लीप अल्टर क्यों कैसे हो सकता है, अगर इम्पेयर इम्यूनिटी है या हीलिंग है, इंक्रीज इन ऑक्सीजन कंजम्पशन है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, सांस में तकलीफ हो रही है, नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस है, स्टिमुलेशन ऑफ फाइट और फ्लाइट रिस्पांस ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, तो ये भी स्लीप जो है ना ये डिस्टर्ब कर देता है, अल्टरेशन इन स्लीप हो सकता है। Critically ill client at high risk for actual potential life-threatening health problems, more ill, require more intensive and careful nursing care। तो ये हम क्रिटिकली इल क्लाइंट को जो इस तरीके से डिफाइन कर देते हैं कि ये क्रिटिकली इल पेशेंट हो सकते हैं। ये आप देखें तो ये एक पिक्चर है जहाँ पर ये बेहोश पड़ा हुआ था, वेंटिलेटर लगा होता है, ऑक्सीजन मॉनिटर है, हाँ, और ऑक्सीमीटर भी उनको लगा हुआ है, तो ये पेशेंट आईसीयू में। ये अनदर पिक्चर है। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिटिकल केयर पेशेंट,
अच्छा, इसकी अब क्लासिफिकेशन है। जो क्रिटिकली इल पेशेंट होते हैं, एक लेवल 0 है, नॉर्मल वार्ड केयर है। लेवल 1 है एट हाई रिस्क ऑफ डिटेरियोरेटिंग, सपोर्ट फ्रॉम क्रिटिकल केयर टीम। लेवल 2 जो है मोर ऑब्जर्वेशन और अटेंशन, सिंगल फेलिंग ऑर्गन और पोस्ट ऑपरेटिव केयर। और लेवल 3 में क्या था कि एडवांस रिस्पायरेटरी सपोर्ट और बेसिक रिस्पायरेटरी सपोर्ट। हाँ, मल्टी ऑर्गन फेलर के जो पेशेंट होते हैं तो उनमें डिफरेंट जो है वो मशीन जैसे वेंटिलेटर की जरूरत होती है। हाई डिपेंडेंसी केयर क्या होती है? जैसे कोरोनरी केयर, सीसीयू में जो केयर दिया जाता है वो हाई डिपेंडेंसी है। रीनल हाई डिपेंडेंसी यूनिट है, एचडीयू। पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी रूम है, ये भी हाईली डिपेंडेंट है। एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट है। इस तरह इंटेंसिव केयर यूनिट, आईसीयू है। ये सारे हाई डिपेंडेंसी केयर है। हाई डिपेंडेंसी, यहाँ पर जितने भी मरीज दाखिल होते हैं उनको हाई डिपेंडेंसी केयर की जरूरत होती है। कंटिन्यूम ऑफ केयर, जनरल वार्ड, हाई डिपेंडेंसी एरिया, सीसीयू, रीनल, एचडीयू, रिकवरी, एंड देन इंटेंसिव केयर यूनिट। इंटेंसिव केयर यूनिट एरिया वेयर, जो इंटेंसिव केयर यूनिट आईसीयू होते बेसिकली क्या है? एरिया वेयर द क्रिटिकली इल क्लाइंट्स आर केयर फॉर, वो एरिया जहां पर जो क्रिटिकली इल सीरियस पेशेंट होते हैं जिनको केयर दिया जाता है। फिल्ड विथ स्ट्रेस, लॉस ऑफ प्राइवेसी, आर्टिफिशियल लाइटिंग 24 आवर्स, कांस्टेंट नॉइज, फिजिकल पेन एंड देन डिस्कम्फर्ट। ये अब आप देखें, मशीनों को देखें, पेशेंट को आप देखें। प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिटिकल केयर, इसके किस तरीके से आपने जो है ना वो केयर देना होगा मरीजों को अगर वो आईसीयू में एडमिट होते हैं तो। एक तो कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग एंड ट्रीटमेंट है। हाई इंटेंसिटी थेरेपीज एंड इंटरवेंशन की जरूरत होती है। एक्सपर्ट सर्वेलेंस एंड एफिशिएंसी, अलर्ट टू अर्ली मैनिफेस्टेशन ऑफ अदर ऑर्गन फेलर, मतलब अगर वो रीनल फेलियर के साथ हैं तो उसके साथ दूसरे कौन से ऑर्गन जो है ना वो अफेक्ट हो सकता है। कार्डियक हो सकता है या कोई और ऑर्गन जो है ना वो अफेक्ट हो सकता है। तो यू नीड टू बी अलर्ट इनफ फॉर द मैनिफेस्टेशन ऑफ अदर ऑर्गन्स एज वेल। रिकॉग्निशन ऑफ पैरामीटर डिनोटिंग प्रोग्रेस आर डिटेरियोरेटिंग, इसको भी आपने, आप जो पैरामीटर में पहचान करना होगा, क्या ये प्रोग्रेस की तरफ जा रहे हैं या फिर इसकी कंडीशन वक्फा बवक्फा या घंटा ब घंटा या दिन ब दिन खराब होती जा रही है। इसको आपने देखना होता है। ये प्रिंसिपल्स है। थैंक यू।